हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 बुक नंबर 2 से हमने स्टार्ट कर लिया है, दैट इज इंटीग्रल्स। ओके, और लास्ट वीडियो जो हम लेके आए थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज 7.1 में हमको क्या पढ़ना है, मतलब किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमको 7.1 में मिलेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो इसके पहले आ चुका है। अगर ये वीडियो आपको अभी अभी मिला है तो जाइए, जो बच्चे नए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ बच्चों, जाइए नीचे कमेंट पिन किया हुआ है। ओके, तो जो पिन कमेंट है वहाँ पे आपको इंटीग्रल्स चैप्टर 7 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप क्लिक करिए तो पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, यानी कि इसके पहले का वीडियो और इसके आने के बाद वाले वीडियोस भी आपको मतलब पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है कि चैप्टर नंबर 7 का 7.1 का हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और इस वीडियो में हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये लंबा सफ़र है इंटीग्रल्स का। ठीक है, बहुत लेंदी चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत सारी एक्सरसाइज तो एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को देखते हुए ठीक है हर एक टॉपिक को हमको अच्छे से कवर करना है। इसके लिए शायद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लास्ट ईयर से आए हुए कभी कभी कराऊं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। उसके अलावा जब मैं यहाँ सॉल्यूशन कराता रहूँगा तो मैं आपको शुरुआत से ही कुछ बातें बताता रहूँगा, आप उसको गौर करते चलिएगा। बिकॉज आप जब बाद में पहुँचोगे, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज होंगी आपकी, तो ये सारे रूल्स जो हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे वो आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत से आपको बहुत ध्यान से करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर ईयरफोन लगा के टहल रहे हैं फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जब आप इंटीग्रल्स के लिए टाइम निकालिए तो एक साथ आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर लीजिए। ओके, और इसके पहले प्लीज़ मेक श्योर कि चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपने अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। तो सभी बच्चों को पता है कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, यानी कि हमको इंटीग्रल निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और याद करिए, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था आप थोड़ा सा सोचते हो, क्या सोचते हो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि sin 2x है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो सुनिए, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव एक ऐसा फंक्शन होगा x का जिसका डेरिवेटिव कितना हो जाए, sin 2x। याद करिए भाई, क्या पढ़ाया था आपको हमने वीडियो नंबर 1 में कि d/dx ऑफ, सुनो यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा, यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा x का, ठीक है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, sin 2x होगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव sin 2x होगा उसी वही फंक्शन इस sin 2x का क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, वो फंक्शन होगा जो यहाँ आ रहा होगा जिसका डेरिवेटिव sin 2x होता है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करें, इसको थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं हम कि भाई देखिए cos 2x का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आपको sin 2x मिलेगा। मतलब समझिए जरा, देखिए हमने क्या किया, थोड़ा सा गेस किया हमने, हमको एग्जैक्टली आंसर तो नहीं पता था, हम थोड़ा गेस करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई d/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल्स टू, अगर मैं cos 2x का डेरिवेटिव करूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, यानी कि माइनस साइन 2x। अब देखिए cos 2x था तो माइनस साइन 2x, और cos का माइनस होता है ना, माइनस साइन, क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव में तो आंसर माइनस में आएगा। ओके, तो माइनस साइन 2x, और फिर आप 2x का करते थे x के रिस्पेक्ट में तो 2 आता था, जिसको हम आगे मल्टीप्लाई करते थे, तो यानी कि cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू साइन 2x होता था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक काम करूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय -1/2 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड अगर मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए -1/2 से मैंने राइट में भी मल्टीप्लाई किया और -1/2 से मैंने लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, ध्यान से चेक करिए, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड बच जाएगा क्या, sin 2x, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बच गया -12, यानी कि -1/2 d/dx ऑफ cos 2x। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, d/dx ऑफ व्हाट, ये -1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसको हम cos 2x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि cos 2x के आगे हमने क्या लिख दिया, -12। तो ध्यान से चेक करिए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अगर हम आपको बोलेंगे -12 cos 2x का डेरिवेटिव निकालो तो -12 आप पहले बाहर लेके आओगे, फिर cos 2x का करोगे कितना आएगा, माइनस साइन 2x। ठीक है, और ये -12 बाहर रहेगा, ये कटेगा, sin 2x ही तो आएगा। तो यानी कि ध्यान से चेक करिए, क्योंकि -1/2 इंटू cos 2x का, -1/2 इंटू cos 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, sin 2x है, इसलिए sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, -1/2 इंटू cos 2x, जो कि एक x का फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। और यही बात तो हमने लिखी थी यहाँ पर कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, मतलब sin 2x का जो इंटीग्रल होगा, इज अ फंक्शन ऑफ
x, वो x का फंक्शन होगा, वो डेरिवेटिव इज साइन x, जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन x। तो इस फंक्शन का क्योंकि डेरिवेटिव साइन 2x होता है, इसलिए साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव ये। तो रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव है यहाँ पर फर्स्ट आंसर -1/2 इंटू कॉस 2x, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे थ्योरी आप खुद लिखिएगा। आप क्या लिखोगे कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज अ फंक्शन ऑफ x whose डेरिवेटिव इज cos 3x। ठीक है, तो आपको एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे सोचना है। देखिए d/dx ऑफ, यहाँ पर आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना है कि जिसका डेरिवेटिव कितना हो जाए cos 3x। तो थोड़ा सा सोचने के बाद क्या होगा, हम ये सोच सकते हैं कि भाई d/dx ऑफ, देखिए sin 3x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझको कितना मिलता है, sin 3x का डेरिवेटिव, sin का क्या होता है cos, तो sin 3x का होगा cos 3x, ओके। और x का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3x का 3 हो जाता है। ये सभी बच्चों को पता है डेरिवेटिव में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर बोथ साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, 1/3 से हमने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया और 1/3 से हमने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो 3 से 3 यहाँ कट गया, cos 3x इंटू 1 cos 3x आ गया। और इस 1/3 को हम अंदर अगर भेज देंगे तो d/dx ऑफ 1/3 ऑफ sin 3x इज इक्वल्स टू cos 3x। ओके, देखिए अभी तो हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कर रहे हैं बच्चों, जैसे से आप आगे बढ़ोगे यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने को मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके चलिए देखिए, तो इस तरीके से cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1/3 sin 3x। तो जो सेकंड आंसर आया है वो आया 1/3 sin 3x, करेक्ट। अब देखिए cos 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना है, 1/3 sin 3x, और sin 2x का एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x। अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। देखिए पैटर्न ये आपको देखने को मिलेगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है, -cos x और प्लस c होता था कि नहीं होता था। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू व्हाट, -cos x और प्लस c, करेक्ट। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको प्लस सी नहीं दिखाई पड़ रहा है कहीं पर, क्योंकि पता है हमने cos 3x का एक एंटी डेरिवेटिव कोई बताया है, उस एंटी डेरिवेटिव में हमने c की वैल्यू 0 मान ली है, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन, हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि इन्होंने हमको बोला था कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। फोकस करिए प्लीज, एन एंटी डेरिवेटिव, एक एंटी डेरिवेटिव निकालना था ना। तो भाई जो कांस्टेंट आता है, कौन सा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, उसकी वैल्यू सपोज 0 रही होगी, ठीक। अच्छा लौट के वापस आते हैं, तो सुनिए हमने आपको जब पढ़ाया था फॉर्मूला इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो sin x का जो sin x का जो इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x -cos x प्लस c होता था। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, पता है क्या, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sin ax का, जहाँ पे a कोई रियल नंबर होगा, मतलब sin के लिए जो एंगल है ax, ओके, तो x का जो कोफिशिएंट होगा, देखिए आंसर क्या आना है, आंसर आना है पहले sin ax का आप कर लो क्या, -cos ax, मतलब sin x का अगर cos x -cos x होता था तो sin x का -cos x लिखो, और फिर क्या करो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दो, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/a cos ax और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही काम आप यहाँ नहीं कर सकते थे, ध्यान से देखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन आपको निकालना था, ठीक है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन आपको अगर निकालना था, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx लिखेंगे हम, उसके बाद sin 2x का इंटीग्रेशन, देखिए sin का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, क्या होता है, -cos होता है, तो sin 2x का क्या हो जाएगा, -cos 2x हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दीजिए, x के कोफिशिएंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या आ जाता है, -12 cos 2x, और c की वैल्यू यहाँ 0 है, उसको छोड़ो आप, तो sin 2x का एक एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x नहीं हो गया। तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा क्या, कि sin के साथ अगर 2x 3x 4x ऐसा कुछ लिखा हो तो x का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड लगा दिया करेंगे। ये चीज़ अभी आगे आएगी, मैंने आपको बोला था कि मैं शुरुआत से जो बातें बताऊँगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे, ओके। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए cos 3x का जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसा निकालते हैं, पहले हम सोचते हैं कि भाई हमने आपको क्या पढ़ाया है, cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos का हमने आपको पढ़ाया था sin x आता है, और प्लस साथ में c को आप इग्नोर करो, 0 मानो, उसको भी छोड़ो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होना चाहिए था, बताइए भाई, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होना चाहिए था,
साइन 3x होना चाहिए था और x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड लगा देते हैं, यानी कि 1/3 साइन 3x आता, आया तो 1/3 साइन 3x। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान करते हुए चलिए, आगे आपका ही फायदा होगा। बट यहाँ पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना था, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए स्टूडेंट्स, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो e⁻²x का एंटी डेरिवेटिव x का वो फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव e⁻²x है। तो थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे ये पता चलता है कि भाई d/dx ऑफ e⁻²x, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, चैप्टर 5 आना बहुत ज़रूरी है, मैं बता दे रहा हूँ, पहले पढ़ लीजिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप ये। तो d/dx ऑफ e⁻²x, e⁻²x का जो डेरिवेटिव होता है वो e⁻²x और फिर 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 इंटू e⁻²x होता है। अब हम बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये देखिए हमने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा e⁻²x और ये 1/2 को आप अंदर भेज दोगे, तो d/dx ऑफ 1/2 इंटू e⁻²x, जिसको कि आप e⁻²x/2 भी बोल सकते हो। तो e⁻²x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो 1/2 इंटू e⁻²x होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे, मतलब थोड़ा सा सोचने के बाद, अभी आगे आएगा, आप परेशान ना हो, आगे आएगा, मैं आपकी ना आदत डाल रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए एक्चुअल में हमको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना था, तो e⁻²x dx। अब इसको कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे करते हैं कि जब हमने वीडियो नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि भाई e⁻x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, मतलब e⁻x का इंटीग्रल e⁻x प्लस c होता था। c को आप इग्नोर करो, c को अभी छोड़ो, c को 0 सोचो, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। ठीक, तो सुनो, e⁻²x का भी e⁻²x होगा, और क्योंकि यहाँ पर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, देखिए 2x 3x 4x ये सब लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना, चेक करिए 3x, ठीक है, 2x ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। x में लीनियर पॉलिनोमियल, जब भी x में लीनियर पॉलिनोमियल होंगे तो हम क्या करेंगे, हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे इंटीग्रेशन में, करेक्ट। तो ध्यान चेक करिए, हम e⁻²x में x का कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड लगा देंगे, यानी कि e⁻²x/2 आ जाता, यानी कि इसको हम 1/2 इंटू e⁻²x भी लिख सकते थे। ओके, एक खास बात देखते हो आप स्टूडेंट, खास बात आप ये देखते हो कि जब d/dx ऑफ e⁻²x हम करते थे, सोचिए चैप्टर नंबर 5 में, तो e⁻²x का डेरिवेटिव कैसे आता था, e⁻²x, और ये देखिए ये x में लीनियर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यों? क्योंकि जब हम 2x का करते थे डेरिवेटिव तो आगे 2 आ जाता था, 2x का 2 होता था। तो सिंपल सी बात ये है, जब आपको e की पावर में कुछ दिखाई पड़े, मतलब x में लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई पड़े, या साइन के साथ कॉस के साथ आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई पड़े, तो सुनो डेरिवेटिव में आप x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। याद करिए, साइन 3x का क्या होता था, साइन 3x का होता था कॉस 3x, ओके, और x के कोफिशिएंट से आगे मल्टीप्लाई करते थे 3 से। तो डेरिवेटिव में आप x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, और इंटीग्रेशन करते टाइम, एंटी डेरिवेटिव निकालते टाइम, इंटीग्रल निकालते टाइम आप क्या करोगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे। कब? जब x में पॉलिनोमियल आपको मिले, और कौन सा पॉलिनोमियल मिले, लीनियर पॉलिनोमियल मिले। ठीक है, तो ये x में लीनियर पॉलिनोमियल था 2x, तो x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड लगा दिया। ज़्यादा परेशान ना हो, अभी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को धीरे धीरे डाइजेस्ट करो, धीरे धीरे डाइजेस्ट करो, आपके लिए बहुत नया है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आनंद फानन मत करो, अभी आदत पड़ जाएगी आपकी। देखिए चैप्टर 7.1 से तो एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है, बट इसको किए बिना आप आगे कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिए, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान करिए, अभी बहुत अच्छी तरीके से और फीलिंग आपको आएगी, इतना नोट कर लीजिए। नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, ax प्लस b टू द पावर 2 x प्लस b का होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो सोचो, हमको ये सोचना पड़ेगा कि d/dx ऑफ, मतलब यहाँ पर कौन सा फंक्शन आए जिसका डेरिवेटिव इतना हो जाए, कितना हो जाए, ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो थोड़ा सोचने के बाद आपको एक बात पता चलेगी, भाई देखो अगर ऐसा होता, मान लो हम बोलते कि भाई x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या बोलते कि d/dx ऑफ x³ करके शायद हमको आंसर मिल जाए, है ना। क्यों? क्योंकि हमने किसका पूछा, x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हमने आपसे पूछा, तो आप x³ का डेरिवेटिव करते और बोलते भाई 3 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। बात समझ में? तो थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे ये पता चलेगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो मुझे फंक्शन लेना पड़ेगा उसकी पावर मुझे 3 करनी पड़ेगी। बात समझ में आएगी नहीं, है ना। तो लेट d बाय, थोड़ी कोशिश करने के बाद हमने बोला भाई d/dx ऑफ ax प्लस b का होल पावर 3, ये थोड़ी कोशिश करने के बाद हमने ऐसा सोचा। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालने चले, जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले पूरे का निकालेंगे, तो 3 आ जाएगा आगे, चैप्टर 5 आना चाहिए बच्चों, ax प्लस b, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 3 - 1 कितना होता है 2 इंटू, ध्यान दें d/dx ऑफ, ये अंदर का करोगे यानी कि d/dx
पहले पूरे का कर लिया, अब अंदर करोगे ए एक्स प्लस बी का करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहीं पे मैं कर देना हूँ ए एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ए एक नंबर है, अगर यहाँ 2x होता तो 2 आता, ए एक्स है तो a आएगा, और b तो कांस्टेंट है, b का हो जाएगा 0, यानी कि हमको मिलेगा यहाँ पे जो डेरिवेटिव मिलेगा वो a मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया हमको a। अब हमने क्या किया, इस a को पीछे ना मल्टीप्लाई करके आगे कर देते हैं, तो 3 इंटू ए 3a हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे हो गया आपके पास कितना, 3a, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड 3a से डिवाइड लगा दे रहे हैं या 1/3a से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी 1/3a से मल्टीप्लाई कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या किया, 1/3a से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3a से 3a कैंसिल हो गया, और आपके पास राइट हैंड साइड आ गया क्या, ax प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू 1 इतना ही आ जाएगा। अब ध्यान से करिए, 1/3 को आप अंदर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, dx ऑफ 1/3a इंटू ax प्लस बी टू द पावर 3। ओके, तो ये जो x में फंक्शन आया है यही इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/3 इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एक्स प्लस बी की होल पावर 3 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 और अपॉन में 3 है। तो आप आंसर चाहें ऐसे दो, आप आंसर चाहें ऐसे दो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो देखिए, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लूँ अलग से, और फिर बीच में माइनस लगा दूँ और इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लूँ अलग से, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था ना इंटीग्रेशन में कि एंटी डेरिवेटिव में अगर आपको कोई फंक्शन दिया होता है ऐसा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका अगर हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना होता था, याद करो, तो इसका निकालते थे और प्लस माइनस इसका निकालते थे, यानी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो दोनों का अलग अलग निकाल के हम बीच में प्लस या माइनस जो भी दिया है उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने अलग अलग निकाल लिया। मतलब समझो, sin 2x का मुझे अगर एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो डी बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ कोई फंक्शन आना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद आप सोचोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन 2x और आगे 2, क्योंकि 2x करोगे 2 आएगा। अब आप बोथ साइड -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो -1/2 से आप जब मल्टीप्लाई करते इधर भी -1/2 से, और ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी था, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव आता -1/2 को अंदर भेज देते, ठीक है। तो हो जाता क्या यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ -1, अभी तो किया था क्वेश्चन, -1/2 कॉस 2x, करेक्ट। थोड़ा सा सोचने के बाद साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव मुझको क्या मिल गया, -1/2x। ओके, तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, तो साइन 2x का हो जाएगा -1/2 कॉस 2x। अब ये माइनस लगा है तो मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। आप समझिए, देखिए 4 इंटू ई की पावर 3x, ओके। तो इसका अगर मुझे करना है तो मैं क्या सोचूंगा, 4 यहाँ पे करता हूँ, मैं क्या सोचूंगा कि 4 इंटू ई की पावर 3x, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा तो हमें यहाँ पे कोई फंक्शन सोचना पड़ेगा कि जिसका डेरिवेटिव इतना हो जाए। तो क्या एक काम करते हैं, पता है, हम सबसे पहले तो यहाँ 4 से बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी। 4 से डिवाइड लगाने का मतलब आप समझ रहे 1/4 से मल्टीप्लाई करना, तो मतलब 1/4 और डी बाय डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे कोई फंक्शन आना चाहिए जिसका डेरिवेटिव ई की पावर 3x हो। तो थोड़ा सा सोचने के बाद आपको पता चलेगा क्या कि देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको रुको, ऐसे ऐसे मत करो, रुको डिवाइड लगा दिया ना 4 से, वैसे मत करो। हम एक काम करेंगे क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे ही रहने दो उसको, 4 इंटू ई की पावर 3x, ठीक। अब आप अभी 4 से मत डिवाइड लगाओ तो लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, ई की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होता था, ई की पावर 3x, और 3x का करोगे तो 3 आएगा, ऐसा कुछ आ जाता था, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता था। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 4 इंटू ई की पावर 3x की, तो पहले बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो और 3 से डिवाइड कर दो, ठीक। चलो पहले एक काम करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से इधर भी डिवाइड किया और 3 से इधर भी, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया क्या, ई की पावर 3x, ओके, और इधर आ गया क्या, 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x। अब आपको किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, ई की पावर 3x इंटू 4 का, तो आगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 1/3, 4/3 हो जाएगा, 4/3 को अंदर भेज दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ
4/3 इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई की पावर 3x। तो चेक करो 4 इंटू ई की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4/3 इंटू ई की पावर 3x। क्यों? क्योंकि 4/3 इंटू ई की पावर 3x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू ई की पावर 3x। तो इस इतने पोर्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो आ जाएगा माइनस, तो ऐसे लगा देंगे, और 4 इंटू ई की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो आ जाएगा कितना 4/3 इंटू ई की पावर 3x। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस -1/2 cos 2x माइनस 4/3 इंटू ई की पावर 3x। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बट उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया है एनसीईआरटी में कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक आपको इंटीग्रल निकालना है। और खास बात देखिए, उन्होंने बोला है इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स, उन्होंने एन इंटीग्रल नहीं बोला है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपने एंटी डेरिवेटिव अभी निकाला था ना, मतलब एक इंटीग्रल निकाला था और उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो c था उसको 0 मान लिया था, तो ऐसा नहीं करना है। अब हमको इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल C हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने आपको पढ़ाया था कि अगर ऐसा बीच में कुछ प्लस माइनस हो तो इस फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन करते हैं और इसका अलग से, मतलब ये जो इंटीग्रेशन का साइन है और ऑपरेटर dx है, ये इसको भी मिलेगा प्लस इसको भी, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा क्या इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर 3x और पीछे से आएगा dx। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, नहीं 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 नहीं, अरे इसका इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करना होता है किसी फंक्शन का तो हम आगे इंटीग्रल का साइन लगाते हैं और पीछे ऑपरेटर dx लगाते हैं। अब देखिए +1 का करेंगे तो 1 के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और पीछे ऑपरेटर dx लगेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था कि 4 इंटू ई की पावर 3x, तो अगर 4 इंटू समथिंग x का फंक्शन हो तो 4 कांस्टेंट होता है, उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 4 को हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है ई की पावर 3x का, ठीक, प्लस। अब ध्यान दीजिए, इसको हम अभी ऐसे ही चलिए कॉपी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्या आपको याद है इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बताया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगर लिखा हो ऐसे तो इसका आंसर क्या आता है x आता है, ठीक है। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ केवल dx लिखा हो तो ये भी x होता है, और इसका रीज़न मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर तो यहाँ से x आ जाएगा। अब इसको देखो जरा, अब इसको बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं, देखो इसको सोचने के दो तरीके हैं। क्या, एक तो तरीका ये है कि e टू द पावर 3x का आपको क्या निकालना है इंटीग्रल, मतलब आपको निकालना है इंटीग्रल का मतलब समझ लो ना, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आप सोचोगे कि भाई कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव ई की पावर 3x है, तो ऐसा एक फंक्शन आपको मिलेगा ई टू द पावर 3x ही मिलेगा। तो ई टू द पावर 3x का डेरिवेटिव ई की पावर 3x और आगे 3x का होगा 3, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, यानी कि 1/3 से लेफ्ट में और 1/3 से जब राइट में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, यानी कि ई की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो 1/3 इंटू ई की पावर 3x होगा, ठीक। यानी कि ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये बाहर वाला 4 तो ऐसे ही, और ये जो भी है इसका आंसर मतलब इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 3x कितना आया है, ये आया है 1/3 इंटू ई की पावर 3x। ओके, 4 इंटू 1 4 होता है, तो ये 4/3 हो जाएगा बाद में। लेकिन याद करिए इस इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 होगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा x, और इसका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा c2, और c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा c। बार बार हम c1 c2 को नहीं लिखेंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार बस मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। 4 1 4 4/3 इंटू ई की पावर 3x और c1 प्लस c2, तो बाद में क्या हो जाएगा c और प्लस x, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा वेयर c इक्वल्स टू c1 प्लस c2, या अगर आप c1 c2 नहीं लिखना चाहते थे डायरेक्ट प्लस c लिख दीजिए, वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया, ये आपका आंसर है। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, हाँ आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x क्या हो जाएगा, सोचो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, हमने आपको बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, भाई ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना पढ़ाया था, फॉर्मूले पढ़ाए थे ना पार्ट 1 में वीडियो में, तो ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता था, याद करिए, प्लस c को इग्नोर करो भी, छोड़ो, ठीक है। ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, तो ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ई की पावर 3x होगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि ई की पावर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है x का, ये लीनियर पॉलिनोमियल है x में, तो x का कोफिशिएंट जो भी होगा उससे डिवाइड लगा दो, यानी कि आ जाएगा 1/3 ई की पावर 3x। तो अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे थे तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया 1/3 इंटू ई की पावर 3x हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर आंसर, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 - 1/x² dx, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, x² इंटू 1 - 1/x²,
तो अभी तक इंटीग्रेशन में आपने कोई प्रोडक्ट रूल तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। वैसे तो प्रोडक्ट रूल होता है, मतलब उसको प्रोडक्ट रूल एग्जैक्टली नहीं बोलते, वो हम बहुत आगे पढ़ेंगे, उसको छोड़ो। बट अभी के लिए तो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए बहुत सिंपल है, हम एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन दिया है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और नीचे तो एक्स स्क्वायर है ही, ब्रैकेट क्लोज, और dx। एक्चुअल में आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन जाए 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, 1/1 क्या होता है? 1 ही तो होता है, ठीक है। ये अब सुनिए, अब इंटीग्रेशन करना है किसका? एक्स स्क्वायर का, फिर 1 का करना है। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पीछे से ऑपरेटर आएगा dx, फिर माइनस लगा देंगे, फिर 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन का मतलब इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे dx। हाँ भाई, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद है? बोला था नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला याद करके आइएगा। तो आपको पढ़ाया गया था क्या कि x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर में 1 जोड़ दो, और हाँ n -1 नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। n -1 अगर ना हो तो ध्यान से चेक करिए n कितना है, n यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या करते थे, x की पावर में 1 ऐड कर देते थे, यानी कि x की पावर n+1, और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? n+1, इसी से डिवाइड, और एक कांस्टेंट लगाते थे, ठीक है। ये तो यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 2 में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 3, और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड। और अभी हमने c नहीं लिखा है, फाइनली हम c लिख देंगे बाद में। माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, और प्लस c। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हमको करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, ओके, क्योंकि ऑपरेटर देखिए dx है यहाँ, तो x को छोड़कर बाकी जो कुछ भी आपको दिखे a b c सब कांस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हम ax स्क्वायर का करेंगे, फिर प्लस bx का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब bx के आगे इंटीग्रेशन का साइन, फिर dx, और प्लस c का करेंगे, यानी कि c का इंटीग्रेशन और पीछे dx, मतलब इंटीग्रेशन का साइन और dx। अब देखिए a कांस्टेंट है, a इंटू एक्स स्क्वायर, और आपने पढ़ा कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर में या किसी x के फंक्शन में, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के साइन के बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने a को बाहर ले आए इंटीग्रेशन के साइन से, और यहाँ एक्स स्क्वायर dx, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, प्लस b इंटू एक्स है, b बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और प्लस सुनो ध्यान से सुनो c को क्या लिख सकते हो? हाँ, c को हम c इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। हाँ, तो इस c को मैंने c इंटू 1 लिख लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए c इंटू 1, c कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा। अरे 1 भी कॉन्स्टेंट है, मना नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऐसा, ठीक, ऐसा हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो पता है आंसर 2x आएगा। अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 3, तो आंसर 3x आएगा। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ c लिखा है, तो आंसर क्या आना चाहिए था? cx। c एक कांस्टेंट है, इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। बच्चे बोलते हैं सर कैसे? अरे भाई ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 को 2 इंटू 1 लिखोगे आप, 2 को आप बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 2 को अगर बाहर ले लोगे आप सिंपली, तो यहाँ क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx x ही तो होता है, तो 2 इंटू एक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप आदत डाल लीजिए बच्चों, ठीक है, आप आदत डाल लीजिए। अब ज़्यादा इतना बहुत बेसिक नहीं करने की ज़रूरत होगी, आपको आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने। इंटीग्रेशन ऑफ मान लो m लिखा हो, m dx, अब m कांस्टेंट है, सीधे आंसर mx आना चाहिए, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ c लिखा था यहाँ, सीधे आंसर cx आना चाहिए, फिर भी दिखाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। अब देखिए a कांस्टेंट है, ठीक, एक्स स्क्वायर का करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स स्क्वायर करो, अभी जो किया था x की पावर 3/3, x की पावर में 1 ऐड कर देंगे, और जितना आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस b तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ x लिखा है, x की पावर 1 है, x का मतलब x की पावर 1 है, तो x की पावर में 1 ऐड कर दो, यानी कि 1 में 1 ऐड कर दो, 2 आ जाएगा, और 2 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस c और 1 का x, यानी कि cx, और प्लस कैपिटल C, ध्यान दीजिएगा, इधर कैपिटल C है, स्मॉल c है। स्मॉल c तो क्वेश्चन में दिया था, और ये कैपिटल C क्या है? ये है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ओके, तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ax³ और प्लस bx² 2 और प्लस cx, ये स्मॉल c है, गौर करिएगा, और ये कैपिटल C। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले 2x², मतलब ये 2x² करेंगे तो 2x² के आगे इंटीग्रेशन और पीछे dx,
फिर प्लस है, प्लस कर देंगे, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन करना, आगे इंटीग्रेशन का साइन, पीछे ऑपरेटर dx। ओके, अब देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, छोड़ो। ठीक, अब फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी किया था क्या, x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, यानी कि x की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की पावर 3 अपॉन में 3, करेक्ट। और प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन कई बार पढ़ाया है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है बच्चों, ठीक है। और प्लस एक कैपिटल C आएगा जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, 2/3 इंटू एक्स क्यूब और प्लस e की पावर x और प्लस कैपिटल C। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या लिखा है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे किसका, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, हमको पता है कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2 × a × b और प्लस b², ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक। तो देखिए a की जगह आप क्या रखोगे, √x, ये रहा a, और 1/√x क्या है आपका b है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको एक्सपैंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि √x का स्क्वायर, a क्या है √x, तो √x का स्क्वायर और -2 × a × b, तो -2 × a की जगह क्या आ जाएगा √x × b की जगह 1/√x और प्लस b का स्क्वायर का मतलब 1/√x का स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि स्क्वायर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर रूट x का अगर स्क्वायर होगा तो x बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x माइनस स्क्वायर रूट x कैंसिल, 2 × 1 = 2, ठीक है। प्लस अब देखो ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √x को मिलेगा, √x का स्क्वायर क्या होता है x, ठीक है, dx, ये हो गया। ओके, एक खास बात याद रखिएगा, क्या कि स्टूडेंट्स 1/x का जो इंटीग्रेशन हमने आपको पढ़ाया था, 1/x का इंटीग्रेशन जो हमने आपको पढ़ाया था, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं, x को ऊपर भेज देते हैं, x की पावर -1 dx। अब -1 में 1 ऐड करते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 तो कहाँ डिवाइड लगा दोगे यार, और तुमको मैंने बताया भी था क्या, x की पावर -1 अगर होता है, ठीक है, तो आप x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, x की पावर n dx वाला, x की पावर n+1/n+1 वाला नहीं। क्यों, क्योंकि n आपका -1 नहीं होना चाहिए, हमने आपको बताया था, ठीक। तो इसका जो आंसर आता है 1/x dx का, ये आता है log ऑफ mod ऑफ x, ये हमने आपको करके भी दिखाया था, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले x का करोगे आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर -2 लिखा है तो हम भी लिख देंगे -2 का क्या इंटीग्रेशन, करेक्ट, -2 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो -2 को आप क्या लिख सकते हो, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो इसको, अब ठीक है, +-2, तो यहाँ प्लस लिख दो और इंटीग्रेशन ऑफ -2 dx, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, x का इंटीग्रेशन, x का मतलब x की पावर 1, तो x की पावर में 1 ऐड कर दो, x की पावर 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड लगा देंगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड लगा देंगे, प्लस -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा dx, और इंटीग्रेशन dx क्या होता है x होता है, ठीक। और वैसे भी आपको देख के पहचान जाना चाहिए था, यहाँ -2 है यार, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे भैया तो क्या आएगा, -2x ही तो आएगा। क्या बताया था, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट हो फिर dx हो तो कांस्टेंट इंटू x आ जाता है इंटीग्रेशन, यानी कि -2 × x आ जाएगा, इसका भी -2 × x आएगा, देखिएगा। और ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो -2 को -2 × 1 लिख लो, -2 को आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले आए, कांस्टेंट है, यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था, log ऑफ mod ऑफ x, ठीक। और एक ही स्टेप में करना है, मैं आपको बहुत सारे स्टेप दिखा रहा हूँ, यहीं पे इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए था और कैपिटल C लगा देना चाहिए था, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो +-2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस log ऑफ mod x और प्लस कैपिटल C क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं। तो एक बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या कि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 यहाँ से आया होगा, C2 यहाँ से, C3 यहाँ से, C1 + C2 + C3 या C1 - C2 जो भी है यार, क्योंकि अगर माइनस में आया होगा, बहुत सारे कांस्टेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो आएगा तो एक कांस्टेंट ही, तो ये कैपिटल C आ गया। अब आपकी बुक में आंसर शायद ऐसे लिखा है कि x² / 2 और फिर -(x²
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स पहले लिखा है, -2x बाद में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए तो मैच हो जाएगा। एक्चुअल में आपकी बुक में फॉर्मूला ऐसे लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आगे लिखा और ये टर्म को लास्ट में लिखा है, तो आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है x³ + 5x² - 4 और ये होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? देखिए, जब भी आपको ऊपर एक पॉलिनोमियल मिले और नीचे भी एक पॉलिनोमियल मिले, ठीक है, ऊपर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, ध्यान चेक करिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो ऐसे, तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल रहा है ऊपर। क्यूबिक क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3। पॉलिनोमियल तो पढ़ा होगा ना, एक x में पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है? 2। तो याद रखिएगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो, क्या मैंने बोला? ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए, बल्कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री है वो कितनी है? 2। तो ये जो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर होना चाहिए, हाँ, डिनोमिनेटर और यहाँ न्यूमरेटर। हाँ, अब देखिए, जो डिनोमिनेटर की डिग्री होनी चाहिए अगर वो लेस देन हो, किससे? न्यूमरेटर से। तो चेक करो, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है? 3। और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है ना। तो जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से लेस देन हो या इक्वल टू, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे x³ भी होता, ठीक है, तब भी हम ये वाली बात बोल सकते थे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाता है? 3, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना होता है? 3, और 3 के इक्वल है। मतलब कि जब डिनोमिनेटर की डिग्री या तो न्यूमरेटर के इक्वल हो या डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से छोटी हो, तो हम क्या करते हैं, अभी तो बहरहाल ऐसा ही है, तो हम क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक, तो ये हम करते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको डिवाइड लगाना चाहें तो x³ और प्लस 5x² और -4 को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे? x स्क्वायर से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड तो लगाना आता होगा। यहाँ से हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है? x³ को x स्क्वायर से डिवाइड लगाओ, कितना आ जाएगा? x। यहाँ पे x कॉपी करो, x से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x³। अब माइनस करो तो यहाँ माइनस, और ये पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5x² - 4। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है? 5x² है, तो 5x² को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे? x स्क्वायर से। x² गेट्स कैंसिल, प्लस का 5 आ गया तो प्लस का 5 लिखा, 5 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा, बस 5x² आया। अब यहाँ माइनस करेंगे, ठीक, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं आया तो यहाँ साइन बस चेंज करेंगे। डिवाइड तो करना आता होगा ना, -4 कॉपी कर लिया, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझिए रहा बात को। मान लीजिए आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 5/2 आप एक तरीके से कर रहे हो, तो 5/2 को आप कैसे लिख सकते हो? देखिए 2 2 ज़ा 4 आएगा, यहाँ आएगा 1, तो आप क्या करते हो? 5/2 को आप लिखते हो ये, पहले ये लिखते हो, फिर दिस अपॉन दिस, ऐसे ही तो करते हो, 2 होल 1/2, ठीक, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 हो जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे? मतलब आप क्या कर रहे थे एक्चुअल में, आप इसको इससे डिवाइड कर रहे थे, यानी कि x³ और प्लस 5x² - 4 को आप डिवाइड कर रहे थे किससे? x² से, यही तो था ना। तो आप क्या लिख सकते हो उसको? पहले ये लिखेंगे, मतलब कोशेंट, तो यहाँ कोशेंट क्या है? x + 5 लिखेंगे, ठीक, कोशेंट, फिर दिस बाय दिस, चेक करो, ये तो करते थे 1/2 किया था यहाँ पे, यानी कि रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो एक चीज़ और, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ प्लस होता है ना, होता है कि नहीं होता है? एक्चुअल में यहाँ प्लस ही तो छुपा रहता है, तभी तो 2 to the 4 और +1 करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस -4/x², यानी कि ये हो जाएगा आपके पास x + 5 ± -4/x², ठीक। तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा जब हम इसको इससे डिवाइड लगाएंगे, करेक्ट। अगर आप इसको वापस सॉल्व करें, चेक करिए, तो x³ + 5x² - 4/x², ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। बात समझिए, ये तो हुआ डिवाइड करने का तरीका कि डिवाइड करके हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट ऐसा हम तब करेंगे जब यहाँ नीचे x² + 2, x² + 3, x² - 1 ऐसा कुछ होगा। मतलब समझो, जब नीचे x² + a टाइप का ऐसा कुछ होगा, अभी तो केवल x² है, ठीक। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
आएगा इतना ही। डिवीज़न वाला प्रोसेस मैंने क्यों बताया आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, अभी अगले क्वेश्चन में आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्ट कैसे करें, तो सुनो, डायरेक्ट ऐसे करें जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि अगर 5 + 7 + 3/11 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 5/11 + 7/11 और + 3/11, यही तो होता है। यानी कि 11 को स्प्लिट कर देंगे 3 पार्ट में, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। यानी कि इसको अगर हम कर्ली ब्रेसेस में बंद करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, देखिए x³ / x स्क्वायर, फिर प्लस लगाए 5x स्क्वायर / x स्क्वायर और -4/x स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x³ / x स्क्वायर, x³ को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ x³ था, x स्क्वायर × x लिख सकते हो, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, यहाँ x बचा, प्लस x स्क्वायर गया, 5 बचा, -4/x स्क्वायर। सुनो मैंने क्या बोला था कि इसको जब x स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे तो यही तो आएगा, x + 5 - 4/x स्क्वायर आया तो, ठीक। तो चाहे आप वैसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, ये थोड़ा सा आसान तरीका है कि x स्क्वायर जो है उसको स्प्लिट कर दो 3 पार्ट में और काट वाट दो, जो भी आएगा फिर उसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। बट ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है बच्चों, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ओके। और ऐसा हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड कब करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाले से हम कब सॉल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हो। अभी आगे काम आएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी करना नहीं आता है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, हाँ। आप एक काम करिए, यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, ओके, प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। या फिर मेरा आप क्लास 9th का या क्लास 10th का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर खोल लीजिए, 9, 10 दोनों में करा चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके NCERT वाला खोलिएगा, RD शर्मा वाला बहुत लेंदी है, तो वहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड मैंने 8-10 न्यूमेरिकल कराए हैं, आप कर सकते हो। अगर जिनको नहीं आता होगा कमेंट कर दो, तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा आपको। बहरहाल यहाँ पे आए, अब देखिए ये तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 माइनस, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 × x⁻² और x⁻² ऊपर जाएगा तो x⁻² हो जाएगा और dx। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन और प्लस 5 का इंटीग्रेशन माइनस 4x, देखो माइनस लगा दिया, और 4x⁻² का इंटीग्रेशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं। x का इंटीग्रेशन याद हो जाना चाहिए, अब तो x² 2 होता है, x की पावर यहाँ 1 है, 1 में 1 ऐड करोगे x⁻², 2 से डिवाइड लगाएंगे x⁻²/2 प्लस, हाँ भाई 5 × dx का क्या होता है, मैंने क्या बोला था 5, यहाँ कोई कांस्टेंट आए और dx आ जाए तो क्या होता है कांस्टेंट × x, यानी कि 5 × x, तो ये हो जाएगा 5x, करेक्ट। अरे 5 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx बचेगा। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ सीधा आंसर लिख दूंगा। तो x⁻² dx क्या करेंगे, x⁻² है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, x⁻n dx वाला, x⁻n + 1/n+1। कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो -2 है, अरे भाई n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो क्या करेंगे x⁻² + 1 और डिवाइड लगा देंगे -2 + 1 से, तो ये आ जाएगा कितना x⁻1 -2 + 1 -1 अपॉन -1। अब इस -1 को ऊपर भी लिख सकते हो आप, तो माइनस को आपने ऊपर लिखा x⁻1 अपॉन 1 माइनस, अब ध्यान से चेक करिए x⁻1 का मतलब क्या होता है, x नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1/, अब ये वाले 1 से क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो यार, x⁻1 नीचे आएगा तो x⁻+1 नहीं हो जाएगा, x⁻+1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x⁻1 -1 x⁻1 यानी कि -1/x। अरे सिंपल सा फंडा है यार, सुनो x⁻1 क्या होता है 1/x होता है, तो अगर नीचे -1 है तो यहाँ माइनस लगा दो, यानी कि x⁻1 अपॉन -1 क्या होगा -1/x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इंटीग्रेशन आ गया वो कितना आ गया -1/x आ गया, किसका x⁻² का इंटीग्रेशन -1/x आ गया, ठीक। तो यहाँ पर मैं सीधे इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, देखो 4 तो बाहर आ गया, x⁻², x का जो इंटीग्रेशन है -1/x आ गया, 4 तो चला गया था बाहर, और x⁻² का इंटीग्रेशन -1/x, ओके। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 × 1 4 होता है, तो ये +4/x और एक कैपिटल C आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है मेरे ख्याल से x² 2 + 5x + 4/x + C, ओके। तो बिल्कुल सही आंसर है, ओके, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4। अगर आप ध्यान से चेक करें तो नीचे रूट एक्स है। क्या आपको पता है कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2। जिनको नहीं पता है ध्यान कर लें, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2। तो इस बात का भी हम यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, इस रूट एक्स को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय रूट एक्स और प्लस 3x बाय रूट एक्स और प्लस 4 बाय रूट एक्स और यहाँ dx। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 अपॉन रूट एक्स को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो और प्लस 3x बाय रूट एक्स को आपने यहाँ पे भी क्या किया, x की पावर 1/2 लिखा और प्लस 4 बाय रूट एक्स को आपने x की पावर 1/2 लिखा dx। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में अब ध्यान से चेक करिए, ये तो सॉल्व करना आता होगा। कैसे? x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2 हो जाएगा तो यहाँ 3 में माइनस हो जाएगा बस सिंपली, क्योंकि बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी कि x की पावर 3 माइनस 1/2 और प्लस यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, तो 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस 4 इंटू ये x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब 9th क्लास का मैथमेटिक्स है, बेसिक्स। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है, इतना आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट कर दूँ। देखो 3 माइनस 1/2 क्या होता है? 3 माइनस 1/2 क्या होता है? 2 3 जा 6 माइनस 1 5/2, 5/2। ओके, अरे सिंपल से चेक करो यार, 3 में से 0.5 माइनस करोगे 1/2 का मतलब 0.5, 2.5 आएगा, 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2। तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 5/2 और प्लस 3 इंटू 1 में से हाफ माइनस करोगे हाफ आ जाएगा, यानी कि x की पावर 1/2। चेक करो, 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1/2 प्लस इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे पहले, मतलब x की पावर 5/2 dx और प्लस इंटीग्रेशन इसका करोगे ना तो 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx और प्लस लास्ट में 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 है, 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन होगा x की पावर माइनस 1/2 का। ओके, सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन बताओ? x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि 5/2 प्लस 1, और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। ठीक, प्लस 3, और यहाँ पे x की पावर में 1 ऐड कर दो, और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, प्लस 4 इंटू एक्स की पावर कितनी? माइनस हाफ में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। ओके, और एक कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो 5/2 प्लस 1 कितना होता है? 5/2 प्लस 1 कितना होता है? 2 1 2 5 प्लस 2 7/2। ओके, तो ये हो जाएगा x की पावर 7/2। अब देखिए यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर नीचे तो 7/2 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ठीक है, बट आंसर क्या लिखें? तो जवाब है आंसर आप 2/7 लिखोगे, मतलब ये x की पावर 7/2 के सामने आप 2/7 लिखोगे। भाई खुद दिमाग लगाओ, x की पावर 7/2 है और डिवाइडेड बाय 7/2 है। ठीक, तो ये 2 ऊपर नहीं चला जाएगा। सोचो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2 इंटू एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7, तो 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2। हमेशा ध्यान रखिएगा कि x की पावर में अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है, 7/2 आ रहा है, तो हम उसका रेसिप्रोकल करके आगे लिख देते हैं, यानी कि 2/7 लिख देंगे। ठीक, मान लो कि हमारा आ रहा होता है x की पावर 6/7 और नीचे ऑब्वियसली x की पावर 6/7, तो हम डायरेक्ट आंसर करने के लिए x की पावर 6/7 के आगे हम 7/6 लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके हम आगे फ्रैक्शन को लिख देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लस ये 3 इसमें मल्टीप्लाई पूरे में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो यहाँ हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, अब देखिए 3/2 नीचे भी 3/2 आएगा, बट इसके आगे हम 2/3 लिखेंगे क्योंकि उसको रेसिप्रोकल हो ही जाएगा बाद में, है ना। प्लस 4 इन द ब्रैकेट x की पावर, अब देखो 1 और माइनस हाफ ही तो है, क्योंकि यहाँ आएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 1/2, तो यह आ जाएगा x की पावर 1/2, तो नीचे भी ऑब्वियसली 1/2 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/1 लिखना चाहिए आपको आगे, तो आपको आगे 2/1 लिखना चाहिए, और 2/1 इज़ नथिंग, 2 ही तो होता है। ठीक, और प्लस कैपिटल C। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू
एक्स की पावर 7/2 और प्लस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये सब मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और प्लस 4 2 ज़ा 8 इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस कैपिटल सी। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आंसर में ये एक्स की पावर 1/2 की जगह उन्होंने क्या कर दिया है, रूट एक्स लिख दिया है और ऑब्वियसली एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स होता है। मतलब यहाँ से हमें एक बात पता चली, एनसीईआरटी कहना चाहता है कि भैया एक्स की पावर 1/2 मत लिखा करिए, रूट एक्स लिखा करिए। तो जहाँ पे भी एक्स की पावर 1/2 आया करेगा हम रूट एक्स लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 11 में हमने आपको बताया था कि अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हो तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हो। ठीक है, ये बताया था हमने आपको। तो आप चेक करिए, यहाँ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री कितनी है 3, और यहाँ भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। तो आप चेक करिए डिनोमिनेटर की डिग्री 1, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3, तो 1 इज लेस देन 3। यस, तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएंगे, मतलब इस पॉलिनोमियल को हम x-1 से डिवाइड लगा देंगे। तो लगाते हैं यहाँ पे डिवाइड, देखते हैं क्या होता है। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x-1 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x-1 से। आता है डिवाइड लगाना। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखो x³ और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है x, तो डिवाइड लगाएंगे x को, सॉरी x³ को x से, तो कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। तो यहाँ हमने x² लिखा, x² को उठा के इस पूरे में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x² इंटू x³ x² इंटू -1 माइनस x²। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये गया -x² प्लस x² कैंसिल और x पॉजिटिव कॉपी कर लिया, -1 भी कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 है अभी, और यहाँ पे भी डिग्री 1 है। तो अभी हम डिवाइड करते रहेंगे, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि यहाँ की डिग्री, मतलब जो हमारा डिवाइज़र है उसकी, जो हमारा रिमाइंडर है उसकी डिग्री जब तक डिवाइज़र के इक्वल रहती है तब तक हम डिवाइड करते हैं। और जब यहाँ की डिग्री यानी कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से छोटी हो जाती है तो हम डिवाइड करना छोड़ देते हैं। अभी हम डिवाइड करेंगे। तो x-1 में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है x है, तो x को हम x से डिवाइड लगाएंगे, कितना आ जाएगा +1, यहाँ हमने कॉपी कर लिया +1। अब 1 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू x और 1 इंटू -1 साइन चेंज कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है क्या कि जब इस पॉलिनोमियल को उठा के x-1 से डिवाइड लगाया जाता है तो आंसर क्या आता है x² + 1 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको उठा के जब इससे डिवाइड लगाया, भाई चेक करो ना, अगर भाई 8 को उठा के तुम 2 से डिवाइड लगाओगे तो 4 ही तो आएगा, रिमाइंडर तो 0 का, रिमाइंडर से तुम्हें मतलब नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे कि 8/2 कितना होता है 4। तो वही तो मैंने किया कि इसको मैंने जब इससे डिवाइड लगाया तो मेरा क्वेश्चन कितना है x² + 1। तो मैं यही तो बोलूँगा कि इसको इससे डिवाइड लगाने पर जो आंसर आ रहा है वो क्या है x² + 1 है, यानी कि मुझे इंटीग्रेशन करना है किसका x² + 1 का। कर लो, क्या हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन और प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो x² का आता है सभी बच्चों को, पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, यानी कि x की पावर 3/3 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है और प्लस कैपिटल C। ओके, कर लीजिए। 14 देखिए, 1 - x इंटू रूट एक्स। आप इसको ऐसे अगर कर्ली ब्रेसेस में लगा दें तो आपको समझ में आएगा कि ये रूट एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करिए रूट एक्स इंटू 1, रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू एक्स रूट एक्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर 1/2 माइनस, अब ये देखिए एक्स लिखा है, एक्स का मतलब एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 इंटू रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2। अब देखिए एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1/2, एक्स की पावर 1 + 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस, और 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स की पावर हाफ इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगा देंगे और एक्स की पावर 3/2 का क्या इंटीग्रेशन। ओके, तो एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स की पावर में 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, फिर माइनस लगा देंगे। ठीक है, और एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, 3/2 में 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो और एक कैपिटल C यहाँ पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1, एक्स की पावर 3/2। अब देखिए नीचे भी 3/2 आएगा, बट हम आगे 3/2 को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, यानी कि आगे हम 2/3 लिख देंगे, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 और माइनस
यहाँ पे क्या आएगा x की पावर, देखिए 2, 3 + 2 5, 5/2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 5/2 आएगा स्टूडेंट्स, बट हम 5/2 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे यानी कि 2/5 और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 2/3 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू x की पावर 5/2 प्लस c। नंबर 15, √x इंटू 3x² + 2x + 3 √x से अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू √x और प्लस 2x इंटू √x और प्लस 3 इंटू √x। √x आएगा यहाँ तीनों जगह मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब आपको पता है कि क्या √x को हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो x² इंटू √x को हमने क्या लिखा है x की पावर हाफ और प्लस 2x इंटू √x को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ और प्लस 3 इंटू x की पावर हाफ dx। ओके, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें 3 इंटू, देखो x की पावर 2 इंटू x की पावर 1/2, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी यानी कि x की पावर 2 + 1/2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जी नहीं, अभी हम अलजेब्रा लगा रहे हैं। x की पावर 2 इंटू x की पावर 1/2, अरे सिंप्लीफाई तो कर ले, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। 2 इंटू यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 1 और प्लस 1/2 और प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 + 1 कितना होता है, 4 + 1 होता है आपका कितना 5, तो 5/2 हो जाएगा, x की पावर 5/2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे शायद हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन हमने सोचा कि गलत उतार दिया यहाँ, 5/2 और प्लस 2 इंटू x की पावर 3 + 2 + 2 अंदर 2 + 1 3/2। ओके, और प्लस 3 इंटू x की पावर हाफ dx, करेक्ट। अब इंटीग्रेशन करने के लिए इसका करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, इसका जब करोगे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, x की पावर 5/2 का, प्लस सेकेंड टर्म का करोगे 2, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से, कांस्टेंट है, और x की पावर 3/2 का करोगे, और प्लस थर्ड टर्म में 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, x की पावर 1/2, और dx लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3। अब x की पावर 5/2 में 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। वैसे तो आपको डायरेक्ट करना चाहिए, मैं आपको स्टेप टू स्टेप, अब मैं डायरेक्ट कर दूँ, देखो 5/2 + 1 कितना हो जाएगा 7/2, ये हो गया 7/2, और 7/2 नीचे आएगा तो आगे हमको 7/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/7 लिखना पड़ेगा। तो क्या आ गया, ऐसा कुछ आ गया, अभी सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू, अब डायरेक्ट करो, x की पावर 3/2 + 1 करोगे तो 2 यानी कि x की पावर 5/2 आ जाएगा, तो x की पावर 5/2 आ गया, और 5/2 को रेसिप्रोकल करके यानी कि 2/5 को आप आगे लिख दोगे, और प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 + 1 यानी कि x की पावर 3/2, 3/2 को रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3 आपको आगे लिखना पड़ेगा, और कांस्टेंट कैपिटल C। ओके, अब देखिए 3 2 क्या होता है 6, तो 6/7 इंटू x की पावर 7/2 और प्लस 2 2 4, तो 4/5 इंटू x की पावर 5/2 और प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू x की पावर 3/2 और प्लस कैपिटल C। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सब मिला जुला रूप आने लगेगा। तो आप ना पहले कॉन्फिडेंस कर लीजिए कि फॉर्मूले आपने देखे हैं ठीक से, मतलब देख लो, याद ना हो कोई बात नहीं है, देख तो लो जो पहले पढ़ाया था पार्ट नंबर 1 में। ओके, थोड़ा सा बुक पे खोल लीजिए फॉर्मूले, और सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत इंटीग्रेशन पढ़ना है तो याद हो जाएगा आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका क्या 2, देखो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे 2x का, तो 2 आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के, तो x dx, फिर माइनस देखो 3 इंटू cos x है, ठीक, तो 3 तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, cos x x का फंक्शन है तो cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन करोगे ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, e की पावर x। अब देखिए 2x का इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा अब तक, x² 2 होता है भाई, x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 में 1 ऐड करो 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो x की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3। हाँ, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भूल गया, तो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, d/dx ऑफ sin x क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो cos x क्योंकि हमको sin x का डेरिवेटिव करने से मिला है, इसलिए cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin x होगा। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन मैंने कई बार बताया e की पावर x होता है, और प्लस कैपिटल C। तो ये 2 से 2 कट गया था, इसको हटा दो, तो फाइनल आंसर इज x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस C। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हो जाएगा क्या, 2 आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ध्यान दें यहाँ -3 को हमने बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन एक्स डी एक्स, और प्लस 5 तो एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और रूट एक्स डी एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे तो आप सब कुछ कर लोगे, देखो रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर हाफ, तो रूट एक्स को भी आपने एक्स की पावर हाफ लिख दिया। यहाँ पे आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं याद होगा बच्चों को। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूँ, देखिए याद करने का तरीका याद करिए। देखिए आपने डेरिवेटिव में देखा था क्या, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, इंटीग्रेशन में भी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप कॉस एक्स बोल रहे हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों याद है आपको वीडियो नंबर 1 में हमने आपको बताया था क्या, देखो सोचने का तरीका तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, है ना, सोचने का तरीका तो बहुत ईजी है क्या, कि भाई साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, हमने कहा ठीक है। लेकिन याद करिए इंटीग्रेशन में जब हमारा आंसर सी से स्टार्ट होता है तो हम माइनस लगा देते हैं। तो देखिए आंसर हमारा सी से स्टार्ट, अरे कॉस सी से स्टार्ट होता है यार, तो यहाँ माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक। तो इस बात का यूज़ करते हुए 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3, तो एक्स की पावर 3/3, अरे पावर में 1 ऐड कर दो यार, 2 + 1 3, और 3 से डिवाइड कर दो, माइनस ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अभी भी बताया क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ओके, और प्लस 5, और देखिए बार बार कांस्टेंट आते चले आ रहे हैं, अभी उनको हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ C1 आया होगा, यहाँ C2 आएगा, और लास्ट में एक कांस्टेंट C लिख देंगे बस। 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और अपॉन में 3/2, और 3/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3, ओके। अरे भाई 1/2 में 1 ऐड करो तो 3/2 ही तो होता है, और 3/2 का रेसिप्रोकल करो, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/3, तो आगे हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, कैपिटल C। अब देखो ये हो जाएगा क्या, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3, और माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, भाई मल्टीप्लाई है ना, 3 इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस प्लस, और 3 इंटू कॉस एक्स 3 कॉस एक्स, और प्लस 5 2 = 10, तो 10/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और प्लस C, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले अंदर, ठीक है। तो sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x, ये सभी बच्चों को पता होगा, प्लस sec x इंटू tan x होता है sec x इंटू tan x, ओके। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको सबसे पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, sec स्क्वायर x का, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा किसका, sec x इंटू tan x का, ठीक है, ये कुछ ऐसा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कह रहे सर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। सुनो एक काम करो, पता है क्या, आपको याद है चैप्टर नंबर 5 तो पढ़ा है ना आपने, d/dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर x, याद करो। तो भैया अगर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो tan x का अगर डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन या इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव कितना होगा, tan x, यानी कि स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा कितना, tan x। ये याद करने का तरीका, एक C1 आया होगा उसको हम अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट में एक C लिख देंगे। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, d/dx ऑफ sec x, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, याद करिए, sec x इंटू tan x होता था, तो sec x इंटू, देखो ये डेरिवेटिव वाला प्रोसेस है, और ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस C। तो योर आंसर इज tan x प्लस sec x प्लस C। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, ओके। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि देखिए sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x है, तो क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखिए ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, और ये अभी आप धीरे धीरे सीखोगे आगे, और कोशिश करेंगे कुछ अलग से भी सवाल लेके आएँ, ठीक है। या आप आर डी शर्मा तो होगी आपके पास, आर डी शर्मा से लगाओ, ज़्यादा कठिन नहीं लगाने, बट बेसिक्स तो थोड़े क्लियर करो। अब देखो इसके लिए आपकी टिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, क्लास 10 की टिग्नोमेट्री, 11 में तो पढ़े नहीं थे बिल्कुल भी है, क्लास 10 की टिग्नोमेट्री ठीक ठाक होनी चाहिए, उससे हो जाएगा। देखो हमको पता है क्या कि sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, तो sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिख लोगे, ठीक। इसी तरीके से cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है, तो cosec स्क्वायर x 1/sin स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही हम करते हैं यहाँ पर, क्या किया हमने, sec स्क्वायर x की जगह हमने क्या लिखा, 1/cos स्क्वायर x बाय
कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह आपने लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, देखो सॉल्व हो जाएगा कैसे, बात समझो। देखो इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब देखो ये लिखा है फिर डिवाइडेड बाय ये लिखा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाले डिवाइड को हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ओके, अब छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने क्या कि ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी को क्या लिखते हैं, ए बाय बी तो ऐसे ही रहता है और यहाँ डिवाइड की जगह क्रॉस रख लग के इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि डी बाय सी। तो यही काम आप यहाँ पे भी कर दीजिए, क्या कि हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखा और यहाँ डिवाइड की जगह क्रॉस लगा के इसको पलट दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास क्या tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। अब सुनो बच्चों, देखो अभी तक हमने आपको कभी भी कोई ये फॉर्मूला तो नहीं पढ़ाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो यानी कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, आपको क्लास 10th की ये वाली आइडेंटिटी तो याद है कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये तो याद है। और यहाँ से 1 को अगर आप लेफ्ट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स, यानी कि स्टूडेंट्स tan स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स की जगह आपने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, माइनस 1 का करेंगे, देखो माइनस ऐसे लिख दिया और 1 का इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, अरे भाई tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो इसका हो जाएगा tan x माइनस 1 का होता है कितना, x और प्लस c, तो योर आंसर इज tan x माइनस x प्लस c। अब देखिए बात समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बात है, इस क्वेश्चन में बात ये है स्टूडेंट्स कि जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, हमको उसका फॉर्मूला नहीं आता था डायरेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको कला दिखानी है अपनी क्लास 10th वाली, और इसको सॉल्व करते करते ऐसे फंक्शन के फॉर्म में ले आना जिसके फॉर्मूले आपको याद हो। तो भाई मुझे तो यही समझ में आया कि सबसे पहले मैं इसको बेसिक फंक्शंस में ब्रेक कर लूँ, मतलब बेसिक फंक्शन में चेंज कर लूँ, मतलब कि इसको बेसिक फंक्शन कौन से आपके साइन और कॉस, ठीक है, तो इसको हम कहीं ना कहीं इसको साइन में ले गए, इसको कॉस में ले गए, और चेंज करते करते जैसे ही हम tan स्क्वायर एक्स पे आ गए फिर हम फंस गए। तो हमको आइडेंटिटी याद थी, हमने सोचा कि क्या tan स्क्वायर एक्स को हम ऐसे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन मुझको याद हो, तो मुझे पता चला हाँ भाई tan स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, फिर तो बात बन गई। तो ऐसे करके आपको जो है चीज़ें करनी, धीरे धीरे आएगा, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो और कॉस स्क्वायर एक्स को इधर भी दे दो, इधर भी दे दो, स्प्लिट कर दो कॉस स्क्वायर एक्स को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ एक ब्रैकेट डालो यार पहले बाहर, ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस लगा देंगे, और 3 इंटू साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बोल रहा है सर ऐसे कैसे कर दिया, अरे भाई सुनो, कॉस स्क्वायर का जब तुम एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर ही तो आएगा, हाँ, और कॉस स्क्वायर को अरे जब नीचे सेम होता है तो ऐसा आ जाता है, और ये 2 माइनस 3 साइन एक्स ही तो हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, इसको भी दे दिया, इसको भी, लेकिन ऐसा तब करेंगे जब होल डिवाइडेड बाय हो, तो 2 माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स था, तो इसको भी मिला, 2 को भी मिला, मतलब 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन एक्स को मिला, यानी कि 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कोई पूछेगा क्यों कर दिया, तो बोलो भैया एलसीएम ले लो, ऐसे ही तो आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप समझ गए हो क्या खेल चल रहा है, ठीक है, माइनस 3 इंटू, देखो साइन, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आपने क्या लिखा, आपने लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। अब सुनो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, चेक करिए, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स हो जाएगा, तो ऊपर 3 साइन एक्स आ जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ऐसे भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसको स्टाइल से ढंग से लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ
अब देखो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 1/cos²x sec² x, ठीक है, माइनस ध्यान दें 3। अब देखो sin/x क्या होता है, tan x होता है, इंटू 1/cos क्या होता है, sec x होता है। tan x इंटू sec x को आप sec x इंटू tan x भी तो लिख सकते हो, tan x इंटू sec x को आप sec x इंटू tan x भी तो लिख सकते हो, तो 3 इंटू sec x इंटू tan x, ये ऐसा कुछ। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब तो बड़ा इजी हो गया। कैसे, ये फर्स्ट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन, फिर सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा sec² x dx, और माइनस ध्यान दें 3 आ जाएगा, 3 इंटू sec x इंटू tan x है, 3 आ गया बाहर, और जो x का फंक्शन है वो क्या है, sec x इंटू tan x, ओके dx। अब 2 और sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x होता है। क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था आपने, sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, ठीक है, तो tan x और माइनस 3। हाँ भाई, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा, तो sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sec x और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x। तो हमको निकालना है रूट एक्स प्लस 1/√x का एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो इसका प्लस इसका, यानी कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, रूट एक्स सभी बच्चों को पता है x⁻1/2 होता है, और प्लस यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान चेक करो, 1/x⁻1/2 हो जाएगा पहले ही, ठीक, और फिर x⁻1/2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x⁻−1/2, ठीक है, ये हो जाएगा x⁻−1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻1/2 प्लस 1 करोगे तो x क्या आ जाएगा, 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x⁻−1/2 में 1 ऐड करो तो x⁻+1/2 आ जाएगा, यानी कि x⁻+1/2, और आगे 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, यानी कि 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस c। तो ऐसा कुछ आंसर कहीं आ रहा है, ध्यान से चेक करिए। देखिए अब ऐसा आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे, 2/3 x⁻3/2 और प्लस 2 x⁻½ अब यहाँ पे देखिए काम नहीं किया इन्होंने, NCERT ने जैसा किया था, x⁻1/2 को रूट x नहीं लिखा, ओके, तो हमने भी नहीं लिखा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 22, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो कह रहा है कि d/dx ऑफ f(x), मतलब समझो, पता है कहना चाहता है कि भाई हमने डेरिवेटिव किया किसी फंक्शन का, और वो फंक्शन कौन है, f(x) है, तो किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव करके हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है 4x³ माइनस 3/x⁴ ऐसा मिलता है। तो कह रहा है, अच्छा एक कंडीशन भी दी है क्या, कि f(2) = 0 होता है, देन f(x) इज, तो ये फंक्शन f(x) क्या है ये आपको पता करना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, पता है क्या, जब उन्होंने बोला कि भाई डेरिवेटिव f(x) का कितना है 4x³ माइनस 3x⁴, तो सुनो, तो इसका ये जो भी फंक्शन है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, इसका जो एंटी, किसका 4x³ माइनस 3x⁴ का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो f(x) ही तो होगा। इसका मतलब, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रल, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, f(x) ही होगा, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, पता है क्या, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक, और जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही f(x) होगा, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिए, दिस इम्प्लाइज व्हाट, इसका इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, कर सकते हो, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 आ जाएगा बाहर, x³ dx माइनस, यहाँ पे देखिए 3, एक्चुअल में 3/x⁴ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 × 1/x⁴, यही होता है, 3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा 1/x⁴। अब जो भी आएगा वो हमारा f(x) होगा, जो भी यहाँ पे आएगा आंसर, ठीक। अब देखो 4 और x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴ में 1 ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय उसी नंबर से माइनस 3 × अब ये नहीं बच्चे कर पा रहे हैं, सुनो 1/x⁴ है, x⁴ को पहले ऊपर भेज दो तो x⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक। अब कर लो क्या, x⁻⁻4 में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक, और प्लस एक कैपिटल C लगा दो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू f(x), यहाँ पे जो आंसर आएगा वही f(x) होगा। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहीं पे करते हैं। ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास कितना, x⁴, ठीक है, माइनस, अब ध्यान दें यहाँ आ गया 3 और x⁴, ध्यान दें -4 + 1 -3, -4 + 1 नीचे -3, ध्यान दें स्टूडेंट्स,
3 से 3 तो कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ गया प्लस सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा, एफ ऑफ एक्स आ गया मेरा कितना, यहाँ पे चेक करो एक्स की पावर 4, ओके, और प्लस एक्स की पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर -3 को नीचे ले जाओगे तो 1 एक्स की पावर +3 हो जाएगा और प्लस सी। अब सुनो, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन मुझे पता चल चुका है, फंक्शन मुझे पता चल चुका है जिसका डेरिवेटिव कितना था, इतना था। तो एफ ऑफ एक्स पता चल चुका है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चला है। क्यों? क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको अभी नहीं पता है। तो अब आप सी फाइंड करिए, और सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, तो सी फाइंड करके यहीं पे पुट कर दीजिए, तो आपका एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली पता हो जाएगा क्या है। अब इस सी को फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी है आपको? कंडीशन ये दी हुई है क्या, कि एफ ऑफ 2 0 होता है। मतलब समझो एफ ऑफ 2 क्या होता है, 0 होता है। तो सुनो, एफ ऑफ 2 0 का मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 2 रख दो तो एफ ऑफ 2 निकल आएगा, है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ क्या, मेरी कंडीशन दी है कि एफ ऑफ 2 जितना भी है उसको 0 के इक्वल रख दो, तो एफ ऑफ 2 अगर मैं तुमसे पूछूँ तो कैसे निकालोगे? इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 2 रखो, तो एक्स की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1/x का क्यूब है, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस सी हो गया, ठीक। पहले हम एफ ऑफ 2 तो निकाल लें। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 2 4 8 मत कर देना, 2 × 2 × 2 × 2, और प्लस 1/2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 8, ओके, और प्लस सी। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 16 × 8 128, 128 प्लस 1 129/8 और प्लस सी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो एफ ऑफ 2 आया है, ये जो भी आया है ये 0 ही तो होगा। एफ ऑफ 2 कितना है, 0 है, तो इसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए, यानी कि 1/29/8 प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ ऑफ 2 0 है। अब 129/8 को उधर भेजो तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सी की वैल्यू आ जाएगी 129/8, उधर जाएगा, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 - 129/8 यानी कि -129/8। तो ये कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई, ओके। अब जब आपको सी पता चल गया है तो ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो रिक्वायर्ड फंक्शन जो होगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्लू मार्कर से कर देता हूँ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, और ध्यान दें स्टूडेंट, सी की जगह -129/8, -129/8। तो ये जो फंक्शन था, ठीक, ये फंक्शन जो था, इसी का डेरिवेटिव कितना आया था, इतना आया था। तुम इसका डेरिवेटिव करो, चलो इतना तुमको मिलेगा, करके चेक कर लेना। तो चेक करो एफ ऑफ एक्स कितना है, इतना है, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 7.1 हमने फिनिश कर ली, एक ही वीडियो में फिनिश कर ली, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें। जो चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो आप कर सकते हो ना, उसका तो किसी से कुछ लेना देना है नहीं। पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ो, फिर 3 डायमेंशनल पढ़ो, तो वो तो स्टार्ट कर लो, वरना एग्जाम आ जाएगा तो कुछ ना कुछ पक्का छोड़ के जाओगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट तो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो शुरुआत से पढ़ते रहो, वीडियो मिले हैं तो पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा है।